हमारे सरिता आज स्पॉट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, मैंने उस दिन आप लोगों को क्लास 9 से लेकर 12 तक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कुछ जानकारी दी थी रचनाओं से संबंधित, और आज कुछ शेष रह गई थी रचनाएं, तो मैं आज आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, और साथ में मैं टेक्निक भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप उनको याद करते हुए चलिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले आपका आता है कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण रचनाएं। आपका ये लेखक है और ये सारी आपकी रचनाएं हैं। बच्चों, मैंने आपको उस दिन बताया था मोहन राकेश, हमने बताया था हंस कितना मनमोहक होता है, तो लहरों के राजहंस हमने बताया था ना आपको रचना। तो ये लहरों के राजहंस रचना इनकी है, और साथ में आधे अधूरे रचना भी इनकी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत पूछी जाती। तो बच्चों, इसको आप कैसे याद करेंगे कि मोहन के बिना राकेश अधूरा और राकेश के बिना मोहन अधूरा। तो इस तरीके से आपकी आधे अधूरे रचना मोहन राकेश की है। फिर इसके बाद आपका आता है राहुल सांकृत्यायन। तो इनकी रचना है घुमक्कड़ शास्त्र, अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों, इन्हें कैसे याद करेंगे? राहुल सांकृत्यायन, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होगी? हम अलग अलग जगहों पे जब जाएंगे, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता और तौर तरीके सीखेंगे, तभी तो हमें प्राप्त होगा, जानकारी प्राप्त होगी। तो इसीलिए बच्चों देखिए, सांकृत्यायन से मतलब संस्कृति से आप इसमें ऐड कर लेंगे घुमक्कड़ शास्त्र, मतलब इनको घूमने का बहुत अधिक शौक था। तो जितने भी यात्रा वृत्तांत हैं उसके लिए राहुल सांकृत्यायन जी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, ठीक है। तो घुमक्कड़ शास्त्र अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इस तरीके से इनके साथ में ये याद रखिएगा कि विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान इन्हें घूम घूम कर ही प्राप्त हुआ। तो यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए ये लेखक आपके बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। अगला आता है बच्चों आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रसज्ञ रंजन, ठीक है। तो इसमें आप इन्हें कैसे याद करोगे? देखिए, आचार्य लोग, पंडित लोग ही कोई भी हवन यज्ञ वगैरह जो भी होता है वो आचार्य लोग ही करवाते हैं, आपके ब्राह्मण लोग ही करवाते हैं। तो ये रसज्ञ रंजन, रस का यज्ञ करके ये अपने मन का रंजन करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का याद करिएगा। अगला है हरिशंकर परिसाई, इनका है निंदा रस। ये दूसरों की निंदा करके इनको रस प्राप्त करने में बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। तो इनका व्यंग्य लेखक के रूप में सबसे पहले व्यंग्य लेखक और सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य लेखक ये जो हरिशंकर परसाई जी हैं ये माने जाते हैं। इसी कारण इनका जो है ये निंदा रस, इस तरीके से याद करिएगा कि हरिशंकर परसाई निंदा रस, ये प्रसाद है इनका। प्रसाद, परसाई मतलब प्रसाद, निंदा रस, दूसरों की निंदा करना, व्यंग्य बाण कसना दूसरों पे, ये हरिशंकर परसाई की एक विशेषता है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनकी बच्चों ये जो रचना है 11 वर्ष का समय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हाई स्कूल इंटर में बहुत ज्यादा ये रचना पूछी जाती है। इसे आप कैसे याद करेंगे? चूंकि रामचंद्र जी के नाम से जुड़ी हुई है, तो रामचंद्र जी को क्या हुआ था? 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो इसीलिए इन्होंने क्या लिखा? 11 वर्ष का समय, यानी कि 3 थोड़ा वर्ष कम कर दीजिए, 12, 13 और 14, 11 वर्ष का समय। तो इस तरीके से इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को याद करिएगा कि 11 वर्ष का समय इनकी रचना है। फिर आपका आता है बच्चों सरदार पूर्ण सिंह जी ने। सरदार पूर्ण सिंह जी ने बहुत ही अच्छे, मतलब जो है सामाजिक जितने भी निबंध लिखे वो लिखे, जैसे आचरण की सभ्यता है, कन्यादान है। तो बच्चों आप इन्हें कैसे आप याद करेंगे? सरदार पूर्ण सिंह, पूर्ण मतलब पूर्ण आहुति जिसको बोलते हैं, कन्यादान, दान जो जितने भी आप दान कर लें, चाहे जितने भी दान कर लें, लेकिन जीवन में अगर आपने कन्यादान नहीं किया
तो कोई भी समझ लीजिए दान नहीं किया। तो सबसे बड़ा दान यानी कि पूर्ण दान क्या है? कन्यादान। इस तरीके से ये इनको याद करिएगा। अगला है बच्चों आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इन्हें आप कैसे याद करेंगे? एक वृक्ष देखिए और फिर पतितों के देश में। तो पतितों के देश में आप कैसे? पत्तों से आप, वृक्ष और पत्तों से आप ऐसे याद करेंगे। इनकी जो बच्चों मैंने ये 4 रचनाएं लिखी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे याद करेंगे? जब हम पतितों के देश में रहते हैं, यानी कि जो मतलब जो लोग किसी झूठ, छल, कपट, छलावे के साथ चलते हैं, ऐसे लोग समाज में क्या कहलाते हैं? बहुत अधिक पतित हैं, यानी कि गिरे हुए लोग हैं। तो पतितों के देश में, जब हम पतितों के देश में रहेंगे तो क्या होगा? चिता की फूल, यानी कि हमको चिंता होगी। और चिंता क्या होगी? तो वो क्या करती है चिंता? कि हमको चिता के समान बना देती है। और चिता जब जलती है तो क्या होती है? उसे मिट्टी बन जाती है। तो अगली इनकी रचना है माटी की मूर्तें। जब वो मिट्टी बन जाती है तो माटी की जो मूर्तें हैं, मिट्टी में बहुत अधिक उपजाऊ फसलें होती हैं, जैसे गेहूं आदि की। तो जो अगली रचना इनकी है गेहूं बनाम गुलाब। तो ये रचना जो है इनकी गेहूं बनाम गुलाब, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरा मतलब जो है ये इन्होंने समाज के ऊपर व्यंग्य बाण पूरा कसा है अपनी सभी रचनाओं में। अब इसके बाद बच्चों जो आता है, मैं आपको कुछ लेखक बताऊंगी, कुछ कवि बताऊंगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं लिख के नहीं बताऊंगी, ऐसे ओरली मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आप भारतेंद्र युग से ले लीजिए। भारतेंद्र युग के मैंने आप लोगों को जब काल विभाजन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि काल विभाजन जो है सबसे पहले आधुनिक युग में आपका भारतेंद्र युग आया। और भारतेंद्र युग मतलब जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम पे प्रारंभ हुआ। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, मैंने उस दिन बताया था आपको, कवि वचन सुधा ये पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी। और इसके अलावा भारत दुर्दशा है, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती है, इस प्रकार की अनेक रचनाएं इन्होंने मतलब जो है प्रकाशित की। और इसके अलावा इन्होंने गद्य आदि जब मतलब जो है भारतेंद्र युग का प्रारंभ हुआ तभी से गद्य काल का भी प्रारंभ हुआ। और खड़ी बोली का भी मतलब बहुत अधिक विश्लेषित रूप से तभी से प्रारंभ हुआ। और बच्चों आपके भारतेंद्र युग के कभी कभी जैसे पूछ लेते, कभी कभी क्या हमेशा ही आते हैं भारतेंद्र युग के समकालीन कुछ लेखक बताइए, तो उसमें आपके प्रताप नारायण मिश्र जी आते हैं। उस दिन जैसे मैंने आपको बताया था हठी हमीर रचना बताई थी, यानी हट करने वाले, तो प्रताप नारायण मिश्र जी की है। ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया जो कि बहुत ज्यादा आपकी पूछी जाती है, ये भी आपकी भारतेंद्र युग की ही रचना है। बद्री नारायण मतलब जो है पत्रिका है, बद्री नारायण प्रेमघन इसके बाद आते हैं जिन्होंने आनंद कादम्बिनी लिखा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, मतलब हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए। तो इस तरीके से आपके ये भारतेंद्र युग के कुछ लेखक, पत्र पत्रिकाएं और आपकी रचनाएं हो गए। इसके बाद आता है बच्चों आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आपके द्विवेदी युग का प्रवर्तक माना जाता है। मैंने अभी बताया आपको कि रसज्ञ रंजन उनकी रचना आपको अभी बताई। तो इस रसज्ञ रंजन रचना से आप, और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उनके समकालीन जो थे आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओट जी थे जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा। प्रिय प्रवास महाकाव्य जो हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और बहुत ही अधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है बच्चों, अब अगला आपका आता है द्विवेदी युग के बाद आपका आता है छायावादी युग। छायावादी युग में मैंने जब पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि छायावादी युग में जितने मतलब मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद जी को माना गया कि इलाचंद जोशी जी ने माना था कि वही छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक माना था। तो मतलब जयशंकर प्रसाद जी मुख्य रूप से छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं और सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए बच्चों कि जितने भी ऐतिहासिक प्रामाणिक नाटक लिखने का श्रेय है
वो आपके जयशंकर प्रसाद जी को है। जैसे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, और आपका जन्मेजय का नाग यज्ञ है। इस तरीके के जितने भी नाटक हैं, इसके अतिरिक्त आपकी काव्य रचनाएं आंसू, झरना, लहर, कामायनी, तो इनका इतना बड़ा महाकाव्य है कि विदेशों में भी आज सुप्रसिद्ध है और बड़े ही मतलब रोचक तरीके से पढ़ा जाता है। फिर आपके आते हैं जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी को भी कुछ लोग मानते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो छायावादी युग में उनका लोकायतन है, चिदम्बरा है, और ग्रंथि है, पल्लव है, ये सब रचनाएं आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती हैं। इसके अलावा आपकी महादेवी वर्मा जी आती हैं छायावादी युग में, जिनकी आपकी रचनाएं हैं, नीरजा है, निहार है, और ये सारी रचनाएं जो है मतलब महादेवी वर्मा जी की। गिल्लू इन्होंने निबंध लिखा है अपना, स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र हैं, इस तरीके से उन्होंने लिखे हैं। फिर इसके बाद आपका छायावाद के बाद में बच्चों आता है आपका जो प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग में उसमें आपके रामधारी सिंह दिनकर जी का मतलब जो है प्रगतिवादी युग में बहुत ही अधिक उनका नाम आता है, सबसे पहले लिया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने आपकी मतलब जो है बहुत ही मुख्य रचनाएं, जैसे आपकी उर्वशी है, और इसके अतिरिक्त रसमरथी है, ये सारी रचनाएं उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने, हुंकार है, इस तरीके की रचनाएं उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। उर्वशी तो इनका बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो ये प्रगतिवादी युग के, और साथ में ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी प्रगतिवादी युग के आपके मतलब जो है कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे सरोज स्मृति है, ये सारी रचनाएं उनकी भी बहुत अधिक प्रगतिवादी युग से मतलब प्रगतिवादी युग में क्या था कि लोगों ने जो सामाजिक परिवेश में, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और तरह तरह से अन्याय अत्याचार करते थे, तो उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही मतलब डट कर उस चीज का विरोध किया था। और इसके बाद आपका आता है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग में जितने आपके जो कवि लोग आते हैं, तो प्रयोगवादी युग में सबसे पहले आपका नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो तार सप्तक, मैंने आपको प्रयोगवाद जब पढ़ाया था आधुनिक युग का काल विभाजन, उसमें मैंने बताया था, तो लेकिन रचनाएं मैंने नहीं बताई थी। रचनाएं मैं आपको इम्पोर्टेंट जो हैं जैसे पूछ लेते हैं, अक्सर करके पूछते हैं, हमेशा ही पूछते हैं। तो इनकी रचनाओं में जैसे प्रयोगवादी युग में अज्ञेय जी की जैसे रचनाएं हैं आपके हरी घास पर कुछ क्षण है जैसे, और इत्यलम है, ये सारी रचनाएं इनकी, और शेखर एक जीवनी है। तो इस तरीके से जो अज्ञेय जी की जो ये रचनाएं हैं, तो प्रयोगवादी युग की रचनाएं ये कही जाती हैं। मान लिया अगर आप अलग से पूछ लिया कि प्रयोगवादी युग की कुछ रचनाओं के नाम बताइए, तो आप इस तरीके से इनकी कर सकते हैं। इसके बाद में प्रयोगवादी युग में आपके आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी भी आते हैं। तो इनका मुक्तिबोध जी का चांद का मुख टेढ़ा है, बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, अक्सर करके खूब पूछी जाती है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है। और तो प्रगतिवादी युग तक आपका हो गया आपका प्रयोगवादी युग तक। नई कविता में भी आपके यही सारे जो जितने भी लेखक हैं और कवि हैं, नरेश शर्मा वगैरह, ये सब आते हैं आपके। गजानन माधव मुक्तिबोध हैं और भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये सभी आपके लेखक आते हैं। प्रयोगवादी युग और नई कविता के ये सभी कहे जाते हैं। इसके विपरीत आपके जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, तो उनका क्या भूलूं क्या याद करूं, जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों के ही लेखक जो है माने जाते हैं। इसके बाद बच्चों आप आता है एकांकी। खूब पूछा जाता है कि किन्हीं दो या किसी एकांकीकार का नाम बताइए। तो एकांकीकार में
सबसे पहले माना जाता है कि एकांकी का जो प्रादुर्भाव था वो राम कुमार वर्मा जी ने किया। उन्होंने एकांकी लिखा, दीपदान एकांकी, जो कि बड़ी ही मार्मिक, मतलब इतनी सुंदर एक जो है कहानी है, जो कि क्लास 9th में है। जो बच्चे 9th से ही, इसीलिए मैं बता रही हूँ, 9th से लेके 12th तक ये सारी रचनाएं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पन्ना एक जो है दासी होती है और वो अपने राजा के प्रति इतना अधिक मतलब स्वामी भक्त होती है कि अपने बच्चे का बलिदान अपने स्वामी के बच्चे के लिए कर देती है। तो बहुत अच्छी एकांकी है राम कुमार वर्मा जी की। इसके बाद आपका आता है जैसे उपेंद्र नाथ अस्क जी भी माने जाते हैं कि ये एकांकीकार हैं। लक्ष्मी का स्वागत है। लक्ष्मी का स्वागत भी एक बहुत ही सामाजिक समस्याओं को दर्शाती हुई, दहेज के लोलुप ऐसे लोगों की जो इसमें वर्णन किया गया है, बड़ा ही मार्मिक इसमें वर्णन किया गया है कि जब जो है वो उसमें जो नायक होता है उसकी पत्नी मर जाती है तो उसको, उसके बच्चे को कोई नहीं देखता है, बल्कि सब दूसरा विवाह करने के लिए उसका लग जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, मैंने आज कुछ इम्पोर्टेंट आपको रचनाएं, उसके लेखक और संपादक, पत्र पत्रिकाएं बताई, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। और इसके अलावा बच्चों, अगर आपको कोई और, क्योंकि विस्तृत जानकारी मैंने आप बताया ना आपको कि हमारा ब्लॉग भी चलता है, और उस पे आप जाइए saritaKaPravaah.blogspot.com, इस पे जाइए और आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ इसी चैनल पे भी चाहिए तो आप मुझे प्लीज मतलब कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में पूरी जानकारी दूंगी। बच्चों, इसके बदले मुझे सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।